टाइटल: चिड़िया की भटकती आत्मा। मोना चिड़िया अपनी माँ संतोष और भाई राजू के साथ जंगल के एक कमजोर से घोंसले में गरीबों की तरह जिंदगी बिता रही थी। वे बहुत ही ज्यादा गरीब और बेसहारा थे। उसके लिए एक वक्त का खाना जुटा पाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। संतोष चिड़िया कहीं काम मांगने जाती थी तो उसे पारुल तोती बेइज्जत करके कहती है, पारुल, अरे जा जा, तुझ जैसे भूखे मरियल के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। आधी से ज्यादा तो तू बीमार रहती है। क्या खाक काम करेगी भिखारन कहीं की, चली जा यहाँ से। संतोष: अरे मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे काम दे दीजिए जिससे मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला पाऊँ। पारुल: जाके किसी और का दरवाजा खटखटा, चली जा यहाँ से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर संतोष चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान होकर और भी जगह काम मांगती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। अपनी माँ को इस तरह परेशान देखकर मोना कहती है, मोना, मैं माँ को इस तरह नहीं देख सकती हूँ, मुझे ही कोई काम ढूंढना होगा। ये बोलकर मोना भी गोगी सेठ कौवे के पास जाकर कहती है, मोना, सेठ जी, मुझे कोई काम दे दीजिए, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा भाई छोटा है और मेरी माँ भी बहुत बीमार है, बस मुझ पर इतना सा एहसान कर दीजिए। सेठ: अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, चला जा यहाँ से। मोना: सेठ जी रहम करो। सेठ: मेरे पास अभी काम नहीं है, अगले महीने से आना। ऐसा बोलकर सेठ भी भगा देता है। मोना को कुछ समझ नहीं आता। घर की हालत को संभालने के लिए वह काम ढूंढती है, लेकिन 3-4 दिन तक उसे कोई काम नहीं मिलता। मोना: अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? वो तो जैसे तैसे कर मैंने भीख मांगकर सबको खाना खिला दिया, लेकिन मुझे अपने परिवार को संभालना भी होगा और नया घर भी बनवाना होगा ताकि आंधी तूफान से मेरी माँ और भाई सुरक्षित रहें। पर उसके लिए तो मुझे पैसे चाहिए। कहीं और जाकर देखती हूँ, शायद काम मिल जाए। ये बोलकर वो काम ढूंढने जाती है कि बिजली के तारों में आकर उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके संतोष और उसका भाई बेहद टूट जाते हैं और कहते हैं, संतोष: हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। क्यों भगवान, आपने क्यों मुझे उससे छीन लिया? जब संतोष रो रही थी तो उसकी चिड़िया बेटी की आत्मा इच्छा पूरी न होने से भटक रही थी और कहती है, मोना, माँ तो बहुत रो रही है, माँ चुप हो जाओ, मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। मोना चिड़िया अपनी माँ के आंसू पोंछने की कोशिश करती है, लेकिन वह ना पोंछ पाती है और ना उसे कोई देख पाता है। तभी वह कहती है, मोना, भगवान मेरे साथ ऐसा मत करो, कम से कम इतनी शक्ति दे दो जिससे मैं पैसे कमाकर अपनी माँ के लिए घर बनवा दूं। तभी आसमान से एक रोशनी उस पर आती है, जिससे वह औरों को दिखाई देगी, लेकिन एक नए रूप में। ऐसा करके वह काम ढूंढती है और कौवे सेठ के पास जाकर उसे सामान उठाने का काम मिल जाता है, जिससे वो मेहनत करती है और फिर कुछ बोरियां उठाकर उसके घर में रखती है, जिसका 15 दिन का काम करने के बाद उसे पैसे मिल जाते हैं और वो कहती है, मोना, शुक्रिया भगवान जी, आपने इतने पैसे दे दिए कि मैं नया घर बनवा लूंगी। मोना चिड़िया की आत्मा एक नया घर बना लेती है। साथ ही वो कौवे सेठ के घर में और ज्यादा मेहनत करती है और फिर और ज्यादा पैसों को इकट्ठा करके संतोष के सामने जाकर कहती है, मोना, ये लो माँ पैसे और मेरे साथ एक जगह चलो। संतोष: अरे कौन हो तुम जो मुझे माँ बोल रही हो? मेरी बेटी के अलावा मुझे कोई और माँ नहीं बोल सकता। मोना: माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ जो दूसरा रूप बदल कर आई हूँ, ये देखो। ऐसा बोलकर वह अपनी माँ के सामने असली रूप में आकर बोलती है। मोना: माँ, मेरा प्रण न पूरा होने के कारण मेरी आत्मा भटक रही थी, इसलिए मैंने मेहनत करके काम किया और एक नया घर बनवाया, और यह कुछ पैसे भी, जिससे आप और राजू अच्छे से रह पाएं। संतोष: मेरी बेटी, मेरी बच्ची तो वापस आ गई है, अब मुझे छोड़कर मत जाना। तूने मरने के बाद भी हमारे लिए इतना सब कुछ किया, तू तो इस दुनिया की सबसे अच्छी बिटिया निकली। मोना: माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप बहुत अच्छी माँ हो और मुझे अपना फर्ज भी तो पूरा करना था आप दोनों के प्रति। अब मुझे जाना होगा, मेरा काम बस इतना ही था, इसलिए मैं आप दोनों का ख्याल रखना चाहती थी और मैं आप दोनों का ख्याल रखा। संतोष: नहीं बेटी, मुझे ऐसे छोड़कर मत जा। मोना चिड़िया अपनी माँ और भाई को उनका असली घर और पैसे सौंपकर अपने वजन और दुनिया से मुक्त होकर
हमेशा के लिए चली जाती है। टाइटल: चतुर नौकरानी। डिम्पी चिड़िया एक बहुत आलसी और चतुर किस्म की चिड़िया थी, जिसकी शादी मोहित नाम के कौवे से हुई थी। वो भी उसी की तरह बहुत आलसी था, जो हर वक्त नशे में चूर रहता था। इस वजह से डिम्पी चिड़िया को दूसरे के घर नौकरानी का काम करना पड़ता था। अब चूंकि वह आलसू और चतुर थी, तो काम करने में बहुत दिमाग लगाकर कामचोरी किया करती थी। ऐसे ही वह अपनी सेठानी प्रिया कौवी के घर नौकरानी का काम कर रही थी। तभी सेठानी बोलती है: प्रिया, अरे डिम्पल, ये तुम कैसे सफाई कर रही हो? अच्छे से साफ करो, देखना इन पर अभी भी धूल जमी पड़ी है। डिम्पी: जी सेठानी जी, मैं फिर से साफ कर देती हूँ। मन में: इसकी आंखें हैं या दूरबीन, जो दूर से ही देखकर पता लगा लेती है कि सफाई अच्छे से हुई है या नहीं। यह कहकर डिम्पी वहाँ की सारी साफ सफाई अच्छे से कर देती है। तभी प्रिया कहती है: प्रिया, एरी ओ डिम्पी, सर बहुत तेज दुख रहा है, जरा मेरे लिए एक कप चाय बनाना। राकेश: हाँ डिम्पी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना देना। डिम्पी: हे भगवान, ये मुझसे चौथी बार चाय बनवा रहे हैं, कितनी बार पिलाऊं? आइडिया। ऐसा बोलकर डिम्पी सामने से अखबार उठाकर जोर जोर से पढ़ते हुए कहती है: डिम्पी, आज की ताजा खबर। एक औरत एक दिन में 6 बार चाय पीने से अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, जिसके बाद वह स्वर्गवास हो गई। आ रही थी चाय पत्ती में मिलावटें। हाय रब्बा, ये लोग तो चाय पत्ती को भी नहीं छोड़ते। सेठानी जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, ऐसी न्यूज पर आप ध्यान मत दीजिए। प्रिया: ए रहने दे, चाय मत बना, मुझे डर लग रहा है, कहीं चाय पत्ती मिलावटी हुई तो। राकेश: हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। डिम्पी: हा 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 हा, आखिर मेरा आइडिया काम कर रहा है। इस तरह से डिम्पी काम से बच जाती है। अगले दिन प्रिया डिम्पी से कहती है: प्रिया, डिम्पी, ये अलमारी के कपड़े मुझसे गिर गए थे, तुम दोबारा से तय लगा कर रख देना। डिम्पी: पर सेठानी जी, कल ही तो मैंने कपड़े तय किए थे। आइडिया। सेठानी जी, आपको पता है पड़ोसन वाली तोता भाभी के साथ क्या हुआ? अरे, जब मैं उनके घर पर काम करने गई ना, तो मैंने उनकी अलमारी में बहुत सारे पैसे देखे। उनकी सास उनसे मांग रही थी, फिर भी दिए नहीं उन्होंने। देखना कितनी चालाक है। प्रिया: अरे हाँ, मैं जानती हूँ, बड़ी नकचड़ी है वह तोता। ऐसी बातों से डिम्पी अपनी सेठानी जी को बातों में फंसाकर सारे कपड़े तैयार करवा लेती है और अलमारी में रख देती है, जिससे उसे यह दोबारा नहीं करना पड़ता। ऐसे ही डिम्पी अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करके पैसे भी ले लेती और कामचोरी भी किया करती थी। उसका पति उससे पैसे मांगता था तो वह उसे बिल्कुल नहीं दिया करती थी। कोई नहीं जानता था कि वह एक चतुर नौकरानी है। शाम को राकेश उससे कपड़े धोने को बोलता है, तभी वह बहाना बनाकर बोलती है: डिम्पी, बाप रे बाप, इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं करना, अभी एक्टिंग करती हूँ। अरे सेठ जी, मुझे तो 2 दिन से बुखार आ रहा है और आज तो कल वाली से भी ज्यादा बुखार आया है, मुझसे कपड़े नहीं धुल पाएंगे, मैं घर जाऊँ? राकेश: अच्छा, तुम्हें बुखार है, पहले क्यों नहीं बताया? ये लो पैसे, जाकर आराम करो। उससे पैसे लेकर डिम्पी राकेश सेठ के जाने के बाद नाचने लगती है। राकेश प्रिया को जाकर डिम्पी नौकरानी के बुखार के बारे में बता देता है, जिसकी फिक्र करके प्रिया उसके पास जाती है। डिम्पी: ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले, सावा सावा, बुखार की एक्टिंग करने से मैंने दोनों को बेवकूफ बनाया और पैसे मिले वो अलग, इससे तो बढ़िया खाना खाकर पार्टी करूंगी। प्रिया: डिम्पी, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम इतनी चतुर नौकरानी हो, यह मैं जानती नहीं थी। काम से बचने के लिए तुमने बुखार का नाटक किया। अरे, हम तो तुम्हें अपने परिवार जैसा समझते थे, पर तुमने तो हमसे ही झूठ कह दिया। मैं तुम जैसी नौकरानी को नहीं चाहती, कल से मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। डिम्पी: सेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए। राकेश: बोला ना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। डिम्पी: सेठ जी, माफ कर दीजिए, फिर ऐसा नहीं करूँगी। डिम्पी ने गिड़गिड़ाकर बहुत माफी मांगने पर दोनों उसे माफ कर देते हैं और वापस काम पर रख लेते हैं, जिसके बाद डिम्पी चिड़िया सुधर जाती है और वह अच्छे से काम करती है।